नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं मंडी निरीक्षक और भर्ती परीक्षा के लिए मैथ्स की क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो पिछले जैसे वीडियो में हमने देखा था, कुछ फॉर्मूलेस देखे थे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसी लेक्चर सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है थोड़े बहुत त्रिभुज के सवाल हल करेंगे। इसके बाद वर्ग और आयत पे जो एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये जो मेरा लेक्चर सीरीज़ है ये सिर्फ मंडी निरीक्षक, उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए नहीं है। आप इससे किसी भी व्यापम की एग्ज़ाम या फिर पीएससी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सवाल में आपसे क्या कह रहा है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर हैं। इस खेत में 4.50 रुपये मतलब 4.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर। ठीक है, अब देखिए इस खेत में बोल रहा है कि 4.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च। ठीक है, प्रति वर्ग मीटर, इसको देख के आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है। देखिए फसल कहाँ उगेगा, फसल तो इसे किनारे किनारों पे उगेगा नहीं, मतलब परिमाप पे उगेगा नहीं। फसल जो है इसके पूरे एरिया पे उगेगा। ठीक है, मतलब कि हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो त्रिभुज होते हैं जिनमें भुजाएं अलग अलग दी हुई हों, उसके लिए मैंने आपको बताया था हेरोस फार्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता था, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, जहाँ एस क्या होता था, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एस कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 29 और 21 ये कितना हो गया 50, 50 और 2 70, तो 70/2 मतलब 35। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग उठा के इसको एस का वैल्यू इसमें रख सकते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक, तो एस का वैल्यू क्या है 35, 35 माइनस 20, 35 माइनस 21 और 35 माइनस 29। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 35, 20 में 35 घटाएंगे या 15 और यहाँ पे आ गया 4, 3 में 2 1, इसी प्रकार से इसमें 29, 31, यहाँ पे आ गया 6। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग सबसे अच्छा क्या है, सबको हम लोग तोड़ लेते हैं उसके गुणनखंडों में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, ये हो जाएगा 5 तिया 15, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा 2 × 3। ठीक है, अब देखिए हम जोड़ा बनाते हैं, 5 और 5 का जोड़ा बन गया तो 1 5 बाहर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से 7 और 7 का जोड़ा बन गया तो 7 भी बाहर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से 3 और 3 का जोड़ा बन गया तो 3 भी बाहर आ गया, और 2 और 2 का जोड़ा बन गया तो 2 भी बाहर आ गया। ठीक, अब इसे गुणा कर लेते हैं, तो 5 से 35, 35 तिया, देखिए 35 तिया, 3 पचे 15 के 5, हाथ में 1, 3 तिया 9 और 1 10, 105, 105 × 2 तो कितना हो गया 210 वर्ग मीटर। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया, इसका एरिया मिल गया। अब आपसे क्या बोला हुआ है सवाल में, आपसे सवाल में बोला हुआ है कि 1 वर्ग मीटर का 4.5 रुपये लग रहा है। ठीक है, 1 वर्ग मीटर के लिए 4.5 रुपये देना पड़ रहा है, तो 210 के लिए हमें कितना देना पड़ेगा ये निकालना है हमें। तो हम लोग क्या करते हैं, 210 × 4.50। ठीक है, जब इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 21 × 45 बोल सकते हैं इसे। ठीक, 21 × 45 करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो कितना गया 5 4 8 और 1 9, तो कितना गया 945 रुपये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, उसकी एक भुजा दी हुई है। देखिए बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है।
मैंने आपको पिछले वीडियो में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया था। तो समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर, जैसे ये अगर ए है, ये ए है, तो ये भी ए होगा, ठीक है। और इसके लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर का ए की जगह हम लोग कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उठा के इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, √3/4, 4 × 4, ठीक है। एक 4 से एक 4 चला गया, तो कितना आ गया, 4√3 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये आसान सवाल था, लेकिन इसमें मैं इस एग्जाम्पल को क्यों उठाया हूँ, ताकि आपको फॉर्मूला याद रहे, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, आप वहाँ निकालने नहीं बैठेंगे, ठीक। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है आपसे, एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति दी हुई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं सवाल को एक बार पढ़ देता हूँ। एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर है तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल में क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक भुजा बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसकी परिमिति कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर। परिमिति मतलब तीनों भुजाओं का योग, तो ए और ए 2a प्लस b बराबर कितना दिया है, 14, ठीक है। दूसरे केस में क्या कह रहा है कि बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, अगर ये 5 है मतलब 5x है, ये 5x है, तो ये कितना होगा, 4x। मतलब कि बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा दूसरी भुजा का अनुपात कितना है, 5:4। तो एक को हम लोग 5x मान लिए, तो तीसरी भुजा को 4x, और क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है तो दोनों को 5x माना जा सकता है, ठीक है। तो उठा के हम लोग इसमें रख देंगे a और b की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या है, 5x, और b की वैल्यू क्या है, 4x, तो बराबर 14। ये हो गया 10x प्लस 4x बराबर 14, मतलब कि 14x बराबर 14, तो x बराबर 1, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हमसे क्या बोल रहे हैं, हमसे बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले भुजा निकाल लेते हैं। x की वैल्यू अगर 1 है तो ये भुजा कितनी हो गई, 5x मतलब 5 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर, और ये कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए आपको हेरोस फॉर्मूला पता ही है, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, जहाँ s क्या है, a प्लस b प्लस c/2, ठीक है। तो a प्लस b प्लस c/2, a क्या है 5, b भी 5 और c 4/2, तो ये कितना आ गया, 14/2 मतलब कि 7, ठीक है। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब 7 की वैल्यू को उठा के यहाँ रखेंगे, ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। बाकी का सॉल्यूशन आप खुद कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए अगला सवाल थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है कुछ लोगों को, ठीक है, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन जो हैं, लेंदी क्वेश्चन कई बार व्यापम के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस कारण से मैंने इस सवाल को उठाया है, ठीक है। तो इस सवाल में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 51, 52 व 53 सेंटीमीटर हैं। अब 52 सेंटीमीटर भुजा पर सामने के शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई तथा इस प्रकार बने दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल कुछ इस प्रकार से है कि एक त्रिभुज है, ठीक है। अब इस त्रिभुज में क्या बोल रहे हैं, एक भुजा है 51 सेंटीमीटर, एक है 52 और एक है 53 सेंटीमीटर, ठीक। अब 52 सेंटीमीटर भुजा पर सामने की शीर्ष से एक लंब डाला गया है, ठीक है। लंब कैसा होता है, लंब लंब होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो लंब होता है वो सामने वाली भुजा पर दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। मतलब कि बिल्कुल लंब है, मतलब यहाँ पे दोनों 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब इस लंब की लंबाई मान लीजिए हम लोग h मान लेते हैं, ठीक। इस लंब की लंबाई हमने h मान ली।
तो देखिए अब इसकी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग को पता ही है। वो फॉर्मूला क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ एस क्या है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी क्या है? 51, 52 और 53। तो 51 प्लस 52 प्लस 53/2, इसको जोड़ लेंगे। 3 2 5 और 1 6, 5 5 10, 5 6 15/2, तो 2 7 14 और 2 8 16। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? 78। ठीक है, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे तो कितना आ जाएगा? 78, 78 माइनस 51, 78 माइनस 52 और 78 माइनस 53। ठीक है, अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो 78 में 51 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 8 में 1 गया 7, 7 में 5 2, यहाँ बच जाएगा 26 और यहाँ बच जाएगा 25। ठीक है, जब आप इसे हल कर रहे होंगे, ठीक है, तो इसे हल करने के बाद आपको आएगा 1170 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप हल कर लीजिएगा। हल करने के बाद 1170 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ठीक, अब आपको एक चीज़ और मालूम है। देखिए, इस त्रिभुज को हमने हेरोस के फॉर्मूले से निकाला इसका क्षेत्रफल, लेकिन आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला मालूम है, और वो फॉर्मूला क्या है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको मालूम है। अब देखिए, त्रिभुज को मैं किस प्रकार से देख रहा हूँ। त्रिभुज को इस साइड से देखेंगे आप, तो ये जो है, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। ए सी अगर इसका आधार है, ठीक है, ए सी अगर इसका आधार है तो ये एच इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग पहले निकाल चुके हैं, मतलब कि 1170 किसके बराबर है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, आधार कितने हैं आपके पास? 52, और ऊंचाई आपको पता नहीं है, इधर है 1170। ठीक है, तो यहाँ से h आप निकाल सकते हैं। h बराबर कितना हो जाएगा? 1170 इंटू 2/52। ठीक है, 13 से काटते हैं, 13 26 13 2 40 13 चौके 52, 13 65 13 78 13 3 41 13 4 13 9 117। ठीक है, ये 9 बार चला गया, 2 दूना 4 45, 2 से 2 गया, तो h कितना आ गया? 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला आंसर हमें मिल गया। पहला आपसे क्या पूछा था? लंब की लंबाई, तो हमें कितना मिल गया? वो ये 45 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है? दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मैं आपको समझा दे रहा हूँ और बाकी सॉल्यूशन आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। एक त्रिभुज तो ये हो जाएगा, ठीक है, दूसरा त्रिभुज ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, ये दोनों त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ओर एक एक एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगाएंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे? आधार आपको पता है, मान लीजिए पॉइंट डी है। ठीक है, अगर ये पॉइंट डी है, चलिए एक में निकाल के बता देता हूँ आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। h इक्वल टू कितना है? 45। ठीक, तो देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें अलग अलग निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए त्रिभुज बी डी ए में। ठीक है, पहले हम लोग इस त्रिभुज को देखते हैं। ठीक, तो अब आपको ए डी मालूम नहीं है, आपको टोटल ए सी मालूम है, लेकिन ए डी मालूम नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको क्या मालूम है? ए बी मालूम है और बी डी मालूम है। और अगर आपको ए बी और बी डी मालूम है तो आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय से ए डी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दे रहे हैं। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर। ठीक, अब ए बी का स्क्वायर आपको मालूम है 51 का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर मतलब कि 45 का स्क्वायर प्लस ए डी आपको निकालना है। ठीक है,
अब 51 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 51 का स्क्वायर 1 एकम 1, 1 पंचे 5, 5 एकम 5, 5 पचे 25, तो कितना आ गया, 5 पे 10 सुनात में 1, 6 और 2, ये आ गया 26, तो 1 बराबर। अब 45 का स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर निकाल लेंगे, 5 पचे 25, 2 5 चौके 20 और 2 22, 4 पंचे 20, 2 4 चौके 16 और 2 18, तो 5 2 8 10 के शून्य हाथ में 1 2, ठीक है, 2025 प्लस AD का स्क्वायर, ठीक है। अब इस दोनों को माइनस कर देंगे, तो 2601 में जब आप 2025 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11 में 5 6 और यहाँ पे बच गया 9, 9 में 2 7 और यहाँ पे बच गया 5, तो 576 बराबर AD का स्क्वायर, ठीक है। तो AD कितना आ गया, अंडर रूट 576, ठीक है। तो जब आपको जैसे AD मिल गया, अब आप क्या करेंगे, अब 576 क्या है, किसका रूट होता है, ये होता है 24 का, ठीक है। तो 24 आ जाएगा आंसर, तो AD बराबर कितना हो गया 24, ठीक है। अब देखिए आपको ये 24 मिल चुका है, ठीक। अगर ये 24 है, ये 51 है और ये पता ही आपको 45, तो आप आराम से इसका क्या है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार कितना है 24 और ऊंचाई कितनी है 45, ठीक है। तो 2 एकम 2 2 2 4, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 12 इंटू 45, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप क्या है दूसरे त्रिभुज के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको टोटल लेंथ मालूम है 52, ठीक है। आप ये 24 निकाल चुके हैं, तो जितना बचेगा वो ये वाली लंबाई हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये लंबाई मालूम है, ये लंबाई मालूम है, ये लंबाई मालूम है, तो आप आराम से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस सवाल को आप मतलब आगे का पार्ट खुद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत आसान है, मैंने एक समझा दिया, एक आप खुद कर लीजिएगा। चलिए अब हमारा त्रिभुज लगभग ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और त्रिभुज में इससे बाहर कोई सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। हमने एरिया के सवाल भी किए, हमने परिमाप के सवाल भी कर लिए, ठीक है, हमने खेत वाले सवाल भी कर लिए, ठीक। तो चलिए अब अगला जो आकृति है वो है आयत। आयत के बारे में कुछ जानते हैं हम लोग, तो चलिए आयत के बारे में देखते हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक है, आप में से मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ ताकि क्या है कि उन बच्चों को भी ये क्लियर हो जाए जिनको आयत में थोड़ा बहुत डाउट हो, ठीक है। तो देखिए आयत क्या होता है, ये 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, जिसमें क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। 4 भुजाओं से घिरी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की मतलब मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो AB जो है वो CD के बराबर होगा, मतलब कि ये दोनों आमने सामने की भुजा बराबर होगी और ये दोनों आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होगी, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके किसी दो आमने सामने के जो कोने होते हैं या शीर्ष होते हैं, इनको जब हम मिला देते हैं तो वो रेखा क्या कहलाती है, इसकी कर्ण, ठीक है। तो इसका कर्ण हो गया, ठीक है। अब आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि एक प्रकार से 2 समकोण त्रिभुजों का मेल जो होता है वो एक आयत होता है, ठीक है। तो इसका कर्ण मान लीजिए D है, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं कि अभी D है, तो आप D की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको A, जैसे मान लीजिए इसकी लंबाई A है और चौड़ाई B है, ठीक है, तो अगर ये लंबाई A है तो सामने वाली लंबाई भी A होगी, ठीक है। अगर ये चौड़ाई B है तो ये चौड़ाई भी B होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप D की वैल्यू निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। एक प्रकार से ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें सब कोण क्या है, ये पूरा कोण 90 डिग्री है, चारों कोण 90 डिग्री है, ठीक है। तो जैसे ये कोण अगर ये 90 डिग्री है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है, ठीक है। तो आप इसकी लंबाई निकाल सकते हैं क्योंकि आपको ये A और ये B मालूम है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, D का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, या फिर D बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो आप इससे आप डायरेक्ट याद रखेंगे, D इक्वल टू कितना होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आपको बिल्कुल डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, बार बार आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाना है, ठीक। तो ये जो हो गया पहला पॉइंट हो गया इसका। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका परिमाप, ठीक। तो परिमाप क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया था, परिमाप का मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी भी पॉइंट से, मान लीजिए मैंने पॉइंट C लिया, ठीक है, इस पॉइंट से एक रस्सी उठाई
और इस रस्सी को यहाँ से फैलाता गया फैलाता गया फैलाता गया फैलाता गया, चारों कोनों में इसको फैला दिया। तो ठीक है, अब मान लीजिए एक रस्सी थी, तो इसकी वाली लंबाई कितनी हो जाएगी b, मान लीजिए इतनी लंबाई b, फिर ये लंबाई तो यहाँ से यहाँ तक a, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक b, ठीक है, और उसके बाद फिर ये वाली लंबाई a, ठीक है। मतलब कि मैंने क्या किया, चारों भुजाओं को आपस में जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया, 2 बार b है और 2 बार a है, मतलब कि 2 बार b है और 2 बार a है। ये हम लोग परिमाप कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक। 2 बार b है और 2 बार a है, 2 को कॉमन ले लिया तो a प्लस b ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, आयत का परिमाप मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको परिमाप समझ में आ गया इसका। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं इसका क्षेत्रफल, ठीक। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। मतलब कि a इंटू बी, इसका और इसका गुणा जो होता है वही होता है आयत का क्षेत्रफल, ठीक। बाकी ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने के लिए नहीं है, ठीक। तो चलिए सीधे सवाल पे आते हैं। चलिए आयत पर आधारित कुछ सवाल देखते हैं। तो आयत का पहला सवाल है, एक आयत का विकर्ण 15 मीटर है और क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल में क्या कह रहा है कि एक आयत है, ठीक। अब आयत का विकर्ण दिया है हमें, मान लीजिए आयत है a b c d, और मान लीजिए इस विकर्ण की लंबाई कितनी दी हुई है, 15 मीटर, ठीक। अब हमसे क्या बोल रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है, ठीक। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 108 मीटर स्क्वायर, ठीक। a मान लीजिए इसकी एक भुजा है और दूसरी भुजा क्या है b, मतलब लंबाई a है और इसकी चौड़ाई b है, ठीक। तो अब देखिए, अगर आपको ये भुजा पता है तो आप इन तीनों में रिलेशन निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो 15 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 225 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक। अब क्षेत्रफल हमें मालूम है 108 मीटर स्क्वायर, मतलब कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब a इंटू बी, ये कितना दिया है 108 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो a इंटू बी इतना दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना दिया है। अब आपको इन दोनों को देखने में समझ में आ रहा होगा कि एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इस फॉर्मूले में ये फिट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है और a भी दिख रहा है, ठीक है। तो उठा के हम लोग फॉर्मूले में रख देते हैं इन सारी वैल्यूज़ को। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया है, 225, इसकी वैल्यू मतलब 225, ठीक है। अब 2 इंटू ए बी की वैल्यू हम लोग को कितने दी हुई है, 108, ठीक। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो कितना आ गया, 225 प्लस ये हो गया 216, ठीक है। मतलब कितना हो गया ये, 6 और 5 11 के एक हाथ में 1, 2 1 3 और 1 4 और 2 और 2 4, मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया, 441। अब आपको एक चीज़ मालूम होगा कि 441 किसका रूट होता है, 21 का, ठीक है। तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 441 मतलब कि 21। तो a प्लस बी की वैल्यू मिल गई आपको। अब आपसे क्या पूछा गया है सवाल में, आपसे पूछा है परिमाप, ठीक है। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी, 2a प्लस बी, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू उठा कर रख देते हैं 21, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 21 मतलब कि 42 सेंटीमीटर, ठीक है। यह हो जाएगा हमारा आंसर। आसान सवाल है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर, ठीक है, एक भुजा 7 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई आयत है, ठीक। इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक भुजा 7 सेंटीमीटर है। मान लीजिए जी ये भुजा जो है 7 सेंटीमीटर है और विकर्ण हमें दिया है 25 सेंटीमीटर, मतलब कि ये कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमसे पूछा है इसका क्षेत्रफल, ठीक।
तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आपको पता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेकिन आपके पास चौड़ाई तो है नहीं, ठीक है। अगर आपके पास चौड़ाई नहीं है, मान लीजिए बी है, अभी मान लीजिए बी है, आपके पास चौड़ाई नहीं है, लेकिन आपको ये दोनों पता है, तो ये तीसरा आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मतलब कि 25 का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, 7 के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, और 7 का स्क्वायर 49 प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर कितना आ गया 625 माइनस 49, ठीक है। अब 625 में 49 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5, 15 में 9 गया 6, 11 में 4 गया 7, और यहाँ पे 5, तो बी स्क्वायर कितना आ गया 576। अब 576 किसका वर्ग होता है 24 का, ठीक है। तो b बराबर कितना आ गया √576, तो b कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपको जैसे 576 का रूट नहीं पता तो आप इसे इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 2 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 18, 2 9, 3 और ये 3, ठीक है। अब पेयर बना लेंगे, तो 2 का एक पेयर बन गया, एक पेयर 2 का बन गया, एक पेयर 2 का बन गया, एक पेयर 3 का बन गया, ठीक है। तो 2 2 2 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके आगे 24, ठीक है। देखिए अगर मैथ्स में आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, आपको मैथ्स में फास्ट होना है, आपको कैलकुलेशन तेज करने हैं, तो आपको देखिए 25 तक का आपको जो है वर्ग आना चाहिए, ठीक है। मतलब 25 तक के अंडर रूट का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस पर मैं एक क्लास बना दूंगा आप लोगों के लिए कि किस प्रकार से आप जो है कैलकुलेशन को अपने फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं आयत पे। इस पे क्या कह रहा है कि एक आयताकार खेत के चारों ओर तार लगाने का खर्च 4.80 रुपये, मतलब 4 रुपये 80 पैसे प्रति मीटर की दर से 816 रुपये है। यदि खेत की लंबाई 60 मीटर हो तो 3.6 रुपये, मतलब 3 रुपये 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कोई खेत है, एक आयताकार खेत है, ठीक। अब इस आयताकार खेत के चारों ओर अगर हम लोग को तार लगाना हो तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग परिमाप की बात कर रहे हैं, ठीक है। चारों ओर अगर हम लोग तार लगाना हो, चारों ओर रस्सी लगाना हो, चारों ओर बाड़ा लगाना हो, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग परिमाप की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर खेत को फसल काटना है, ठीक, फसल काटने की बात हो या फिर ईंट बिछाने की बात हो या कोई और बात हो, तो इस समय हम लोग किसकी बात कर रहे होंगे, क्षेत्रफल की बात कर रहे होंगे, ठीक। क्योंकि फसल देखिए इसके अंदर लगाया जा सकता है, ईंट के ब्लॉक्स जो हैं इसके अंदर लगाए जा सकते हैं, ठीक है। इसके किनारे किनारे तार लगाया जा सकता है, तो वो परिमाप की बात होगी। जो अंदर की बात होगी वो क्षेत्रफल की बात होगी, ठीक है। तो देखिए इस सवाल में आपसे क्या कह रहे हैं कि एक आयताकार खेत है जिसके चारों ओर तार लगाने का खर्च 4 रुपये 80 पैसे प्रति मीटर की दर से 816 रुपये है, ठीक है। तो देखिए टोटल जैसे मान लीजिए यहाँ तक कोई ज़मीन है, इसकी कोई लंबाई है, ठीक है। मान लीजिए कोई ज़मीन है, इसकी कोई लंबाई है। अब आपसे क्या कह रहा है कि मान लीजिए इसकी लंबाई है 10 मीटर, ठीक है। ये 10 मीटर लंबा कोई ज़मीन है, लंबाई की बात कर रहे हैं, ठीक। अब उसमें 1 मीटर की कीमत मान लीजिए 1 रुपये है तार लगाने की, तो 10 मीटर की कितनी होगी 10 रुपये, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है टोटल कॉस्ट आपको, जैसे यहाँ 10 रुपये आ रहा था वो 816 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे प्रति 1 मीटर के लिए आपसे दिया है कि 4 रुपये 80 पैसे, ठीक है। तो टोटल कितना है 816, 1 मीटर का कितना लग रहा है 4 रुपये 80 पैसे। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग टोटल लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। टोटल लेंथ मतलब क्या रहा होगा 816 बटा 4.80 रुपये, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 816 बटा 480 इंटू 100,
इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से 4 कम 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 0 4 चौके 16, ठीक है। 12 से 12 कम 12, 12 कम 12, 8, 12 7 84, तो कितना आ गया 170 मीटर। मतलब क्या है, इसका परिमाप कितना है, 170 मीटर है। मतलब टोटल इसका परिमाप कितना पता चल गया हमें, 170 मीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्या कह रहा है कि खेत की लंबाई 60 मीटर हो, ठीक है। खेत की लंबाई 60 मीटर मतलब ये लंबाई 60 मीटर हो, ये लंबाई 60 मीटर हो, ठीक है। तो 3.60 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा। तो हमें क्या निकालना होगा, पहले क्षेत्रफल निकालना होगा, तब हम लोग फसल काटने का खर्च निकाल पाएंगे। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे जब हमें सिर्फ लंबाई पता है, परिमाप तो हमें पता है, ठीक है। तो हमें चौड़ाई चाहिए होगी। मान लीजिए आयत है ABCD, ठीक है। तो अगर ये B है तो ये भी B होगा। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला आपको पता है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 टाइम्स A + B, ठीक है। 2 टाइम्स A कितना है 60 और B कितना है पता नहीं, लेकिन परिमाप हमें पता है 170, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 2 8 16, 2 5 10 बराबर 60 + B। तो B कितना हो गया, 85 में 60 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25। तो B की वैल्यू हमें पता चल गई 25 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए, अब आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल, ठीक। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। लंबाई क्या है यहाँ पे 60, चौड़ाई कितना है 25, ठीक है। तो ये कितना हो गया 25 छक 150 और 1 शून्य, ठीक। तो ये कितना आ गया, इतना वर्ग मीटर। अब आपसे क्या बोल रहा है कि 1 मीटर के लिए मतलब प्रति वर्ग मीटर 3.60 रुपये लग रहा है। तो अब हम लोग टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि 1 वर्ग मीटर के लिए इतना लग रहा है, तो इतने वर्ग मीटर के लिए कितना लगेगा, ठीक है। 1 वर्ग मीटर के लिए 3.60 रुपये, तो 1500 वर्ग मीटर के लिए 3.60 इंटू 1500, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 360 इंटू 15, ठीक। इसे गुणा कर देंगे, 5 छक के 30, 5 से 15 3 18, 1 छक 6, 1 छक 6 1 3 3 0, 6 6 12 14, 4 हाथ में 1 3 और 1 4 5, ठीक है। ये कितना आ गया 5400 रुपये, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। ये बिल्कुल एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में व्यापम के एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल में क्या कह रहा है आपसे कि एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। इसके बाहर चारों ओर 4 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल 416 वर्ग मीटर है। मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सवाल में क्या कह रहा है कि इस प्रकार से एक आयताकार मैदान है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। मतलब कि अगर इसकी लंबाई 7x है तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी 4x, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसके चारों ओर बाहर की तरफ 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है। बाहर की तरफ मतलब इधर इस प्रकार से एक चौड़ा रास्ता है, ठीक। और इस पूरी इसके रास्ते की चौड़ाई कितनी है 4 मीटर, ठीक। अब देखिए आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये वाली लेंथ तो 7x थी, ठीक। लेकिन इसमें 4 मीटर चौड़ा रास्ता अब जुड़ चुका है, तो 4 मीटर यहाँ पे हो गया, 4 मीटर यहाँ पे हो गया, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पूरे आयत को खोल दे रहा हूँ। मतलब जैसे अभी क्या था, ये इस प्रकार से था, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से तोड़ा, इसको पूरा खोल दिया, मतलब कि एक ये रस्सी की तरह हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसका पूरा जो रास्ता है इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो कि हम लोग को पहले से ही दिया है 416, ठीक है। तो पूरा हम लोग रास्ते का एरिया हम लोग कैलकुलेट करते हैं किस प्रकार से। देखिए ये सबसे पहले तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले ये वाला पोर्शन इसका, ये वाला, ठीक। इसी प्रकार से एक और पोर्शन इसके सामने, फिर से करता हूँ मैं, देखिए समझिएगा।
सबसे पहले ये वाला, ठीक, ये 7x प्लस 4, देखिए टोटल लेंथ कितनी हो गई 7x प्लस 8, मतलब इधर 4 इधर 4, तो 7x प्लस 8, ठीक है, एक हो गया। ऐसा ही सेम यहाँ पे है, मतलब ये इतना हमने ले लिया अभी, ठीक, इतना भाग हमने ले लिया। ऐसा ही भाग यहाँ पे है, ये वाला, तो ये भी पार्ट इतना ही है, सेम इसके बराबर है। तो ये भी कितना है ऐसा 7x प्लस 8, देखिए मैं भी सिर्फ लंबाई ले रहा हूँ, ठीक है, 7x प्लस 8, ठीक। इसके बाद ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना था 4x, तो ये तो अभी भी 4x ही है, ठीक है, तो ये हिस्सा हो गया 4x, और वैसा ही एक और हिस्सा 4x, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे कि अगर इन सब की चौड़ाई देखी जाए, तो मैंने लंबाई ली है अभी, चौड़ाई तो इन सब की कितनी है 4 है, ठीक है। तो अगर इसको एक टोटल बार के रूप में कैलकुलेट करें, मतलब एक लंबे बार के रूप में हम लोग इसको लंबे से बार के रूप में ले लें, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 7x प्लस 8, फिर 7x प्लस 8, फिर 4x, फिर से 4x, ठीक है। और इस टोटल की चौड़ाई कितनी है सबकी, ये है 4, ठीक। तो अब हम लोग इसका एरिया आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। किस प्रकार से देखें, ये टोटल लंबाई इंटू चौड़ाई ही तो एरिया होता है या क्षेत्रफल होता है। किसी आयत के लिए इसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणा ही तो इसका क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 7x प्लस 8 प्लस 7x प्लस 8 प्लस 4x प्लस 4x इंटू चौड़ाई मतलब 4, ठीक है। इसे हल कर लेंगे, 7x 7x 4x 4x, 7 7 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22, तो 22x, 8 8 16 प्लस 16 इंटू 4, ठीक है। क्षेत्रफल हमें कितना दिया है 416, ठीक है। इस 4 को इधर भाग कर दे रहा हूँ मैं, तो 4 एकम 4 शून्य, 4 चौके 16 बराबर 22x प्लस 16, ये 16 इधर माइनस होगा, तो 104 में 16 घटा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से 14 गया तो 90, तो यहाँ से कितना आ गया 88 बराबर 22x। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 88 बटा 22, मतलब कि 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88, तो 2 चौके 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 के बराबर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग टोटल मैदान की लंबाई निकाल सकते हैं। मैदान की लंबाई, अब सबसे क्या पूछा है, मैदान की लंबाई और चौड़ाई तो पूछा है। मैदान की लंबाई कितनी है 7x प्लस 8, ठीक है। तो 7x प्लस 8 मतलब ये तो रास्ते के साथ है, लेकिन हमसे सिर्फ क्या पूछा है मैदान की लंबाई, मतलब कि सिर्फ इस अंदर वाले मैदान की लंबाई। ये तो पहले से कितना था 7x था, मतलब कि 7 इंटू 4, ये कितना हो गया 28 मीटर, ठीक है। इसी प्रकार से चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 4x, तो 4x मतलब 4 इंटू 4 मतलब 16 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखिए आंसर मतलब सवाल जो है आसान है, बस एक बार समझने की देर होती है, ठीक है। आपको जो है समझ के बिल्कुल एग्जैक्ट आपको उसके मन में एक डायग्राम बनाना होगा, उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए काफ़ी हो गया, और कल हम लोग देखेंगे वर्ग और आयत और वर्ग को दोनों को मिला के जो सवाल बनते हैं उन पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो लगभग कल हमारा जो है क्षेत्रफल और परिमाप का क्लास जो है ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग जो है आयतन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।